तो खैर यहाँ पर चैप्टर है आपका एक। बहुत बच्चों की बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि हमें एक चैप्टर में दिक्कत आ रही है। वो चैप्टर है पूरा आपका, सिंपली बोल देते हैं स्ट्रेटजी टू एनहांस फूड प्रोडक्शन। तो स्ट्रेटजी टू एनहांस फूड प्रोडक्शन में आप चैप्टर बोलते हैं जो भी फूड से रिलेटेड, जो भी आप कंटेंट बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, सब कुछ आता है उसमें। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल क्लियरली इसको समझे। एनिमल हस्बेंड्री किसे बोल रहे हैं आप, किसको आप एनिमल हस्बेंड्री के नाम से बुला रहे हैं। अगर आप, मैंने देखिए एग्रीकल्चर अलग चीज है, पूरा क्रॉपिंग की पैटर्न की बात कर रहे होते हैं। यहाँ बात बोली जा रही है कि अगर आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है, आप इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही बोल रहे हैं, कि अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, लाइक ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। आप समझिएगा दोनों बातों को, कि अगर आप एनिमल्स की, मेनली एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है पशुपालन। तो अगर आप एनिमल्स की ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स होता है कि अगर आगे आप पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग पूरा टॉपिक है। ब्रीडिंग मीन्स सिंपली बोल दूं मैं, दो डिफरेंट वैरायटीज की अगर ब्रीड्स हैं, लाइक दो डिफरेंट वैरायटीज की काउज हैं, उनको आपस में क्रॉस करवाया, उनका आपस में मेट करवाया, और उससे एक नई जनरेशन आई, जिससे हुआ क्या कि सुपीरियर क्वालिटी मिली। सुपीरियर क्वालिटी किस सेंस में हो सकता है, हाई मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है हाई, किसी और के केस में मान लो किसी एनिमल के केस में जो है हाई मीट कंटेंट हो। तो ये सारा जो है आप बोल देते हैं एनिमल ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग प्रोसेस बुलाया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीडिंग प्रोसेस होती है कि ताकि सुपर वेराइटीज आती रहें, और साथ में रेजिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब होता है पशु, जो पशु हैं उनके नंबर को बढ़ाना, उनके अमाउंट को बढ़ाना, ये भी एनिमल हस्बेंड्री का काम है। तो दो है काम, एक तो पशुओं के नंबर बढ़ाना जिससे प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ेगा, साथ में सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं, उनकी क्वालिटी भी बढ़ाना। तो इसे आप बोल देते हैं ब्रीडिंग प्रोसेस, और इस पूरे को आप बुलाते हैं एनिमल ब्रीडिंग के नाम से, पूरे को। उसके बाद अगली चीज क्या करता है ये हमेशा एनिमल हस्बेंड्री डील करता है किसमें, केयर करने में, देखभाल करने में, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एक तो केयर करेगा, साथ में ब्रीडिंग करवाएगा। जो भी पशु होंगे इनमें बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा। इसके अंदर आपका गोट्स वगैरह भी, उसके अलावा आप याक वगैरह भी बोल देते हैं कई बार। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। तो उनकी केयरिंग और उनका ब्रीडिंग करवाने में एनिमल हस्बेंड्री का मेन रोल होता है। उसके बाद आगे देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर एक्सटेंशन, आप जैसे नॉर्मली एनिमल ब्रीडिंग या पशुपालन जो नॉर्मल लोग करते हैं उसमें आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, शीप वगैरह, बफेलो वगैरह, काउज वगैरह। बफेलो और काउज के लिए आपको पता है बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, पिग्स वगैरह के लिए। हॉर्सेस के आप जानते हैं पूरे पूरे फार्म्स होते हैं। उसके बाद जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये बोल रहा है इसके अलावा आप एनिमल हस्बेंड्री में खाली यही नहीं, इनके अलावा भी इंक्लूड करते हैं। एक है पोल्ट्री फार्मिंग और दूसरा है फिशरीज। पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड टू बर्ड्स, कि अगर आप बर्ड्स की रियरिंग कर रहे हैं, बर्ड्स का पालन कर रहे हैं, वो चाहे एग के लिए या मीट के लिए, तो उसे आप बोल देंगे, अगर बर्ड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप उसे क्या बुलाएंगे, उसे आप बुला देंगे पोल्ट्री फार्मिंग। उसके बाद फिशरीज, आप जानते हैं रिलेटेड टू फिशेज मेनली, फिशरीज में मेनली फिशेस की बात बोल देते हैं। और फिशरीज के लिए आपको बता दूं मैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। इसके अंदर रियरिंग, रियरिंग मीन्स होता है केयरिंग, वही केयर करना, कैचिंग पकड़ना, सेलिंग बेचना, फिशेस का सारी फिशेस, मोलस्का, शेल फिश, आप जानते हैं मोलस्का में जो भी ये आप पढ़ते हैं सिंपली, जो भी पाइला ग्लोबोसा जिसे आप बोल देते हैं एप्पल स्नेल वगैरह, उसके बाद ऑक्टोपस वगैरह, ये सब कुछ आता है मोलस्का में आता है। उसके बाद क्रस्टाशियंस, क्रस्टाशियंस कौन होते हैं, क्रस्टाशियंस आर अ वैरायटी ऑफ आर्थ्रोपोडा, और उनमें एग्जाम्पल हैं प्रॉन्स हैं, झींगा मछली नॉर्मली बोल देते हैं, क्रैब्स, केकड़े, ये सब कुछ किस में आता है, फिशरीज में इंक्लूड करते हैं। थोड़ा वाइड स्केल अगर मैं कहूँ तो आपको सिंपली एक बात ध्यान रखनी है कि फिशरीज के लिए आप एक टर्म यूज करते हैं,
पिसिकल्चर आगे आएगा, इसमें और पढ़ेंगे। पिसिकल्चर बोल देते हैं। और अगर देखो फिशरीज से रिलेटेड है तो ये चीजें आएंगी। लेकिन अगर मैं पूरे एक्वाटिक एनिमल की बात करूं कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं उनकी अगर रियरिंग की जाए तो जितने भी तरह के एक्वाटिक एनिमल हैं तो वो बड़ा स्केल बोल देते हैं और उसको नाम बुलाते हैं एक्वाकल्चर। क्लियर बात ये। पिसिकल्चर तो फिशेस से रिलेटेड है और एक्वाकल्चर जो है पूरा बड़े स्केल पर है। सारे लगभग जो भी वाटर एनिमल आप एज अ फूड, एज अ ऑयल एक्सट्रैक्शन किसी चीज के लिए भी यूज करते हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो अगला है इसमें फिर टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, कि आप जो एक अच्छे स्केल पर, लार्ज स्केल पर एनिमल को केयर कर रहे हैं, उसकी हस्बेंड्री कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको एक बड़े लार्ज एरिया में रखना और उस लार्ज एरिया को प्रॉपर क्लीन रखना, मेंटेन रखना, तो इसको आप बोल देते हैं मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल। फार्म्स मीन्स वेरी लार्ज एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहां पर रखे गए किसके लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, वहीं ब्रीडिंग होगी, वहीं उनकी केयरिंग होगी, वहीं सारा प्रोसीजर होगा, तो वो मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस बेस पे आप सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्म। बड़े बड़े आपको पता होगा डेयरी फार्म्स होते हैं जहां पर बहुत ह्यूज अमाउंट में बफेलोज, काउज, कैमल्स वगैरह ही बोल सकते हैं आप, इनको रखा जाता है। वहीं उनका ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है, वहीं सारे प्रोसीजर होते हैं। फिर है दूसरा पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म्स आप जानते हैं जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, मेनली वो फार्म्स। बी कीपिंग जहां पर हनी बीज के लिए, और एपीकल्चर प्रोसेस का नाम है कीपिंग और रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो बी कीपिंग कहलाता है। आप शायद एक बात जरूर जानते होंगे बी कीपिंग में, मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बी कीपिंग से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान रखिएगा। मेनली एक हनी बीज की स्पीसीज का नाम है एपिस इंडिका, जिसकी मेनली रेयरिंग होती है इंडिया के अंदर, एपिस इंडिका। इसके अलावा भी बता दूं मैं, एक दो स्पीसीज और हैं। एक है एपिस, बोलते हैं उसे एपिस डोरसाटा, DORSATA, एपिस डोरसाटा एक और है। इसके अलावा एक और है, उसे बोल देते हैं एपिस मेलिफेरा, मेलिफेरा बोला जाता है, एपिस मेलिफेरा। तो क्या है, एपिस इंडिका है। मेनली एपिस इंडिका को इंडियन स्पीसीज बोल देते हैं, या इंडिया में कमर्शियल स्पीसीज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एपिस इंडिका को इंडियन स्पीसीज या कमर्शियल स्पीसीज। उसके बाद एपिस मेलिफेरा को यूरोपियन हनी बीज बोल देते हैं, यूरोपियन हनी बीज। और सबसे स्वीटेस्ट हनी बी किसका होता है, एपिस मेलिफेरा का। और एक है एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा को बोल देते हैं अफ्रीकन हनी बी, या इसको रॉक हनी भी बोल देते हैं, एपिस डोरसाटा को। तो ये तीनों नाम जरा ध्यान रखना, बी फार्मिंग, बी कीपिंग में आपको मिलेगा, एपीकल्चर में। उसके बाद इसके अंदर फिशरीज है, पढ़ेंगे इसको भी, अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। फिशरीज के लिए अगर आप बात करेंगे मेनली टर्म क्या आती है, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मैं यहां लिख दे रहा हूं, PISCI, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर बोला जाता है जब आप किसकी बात कर रहे होंगे, फिशरीज की बात कर रहे होंगे, तब की बात हो रही है। तो ये जो है मैनेजमेंट किस किस का हो रहा है, तो डेयरी फार्म का, पोल्ट्री का, बी कीपिंग, फिशरीज, ये सारे आप मैनेजमेंट में। अभी इसमें हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री में एक टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग। अब एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इसको कर क्यों रहे हैं, इसका एम क्या है, क्यों खामखा एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, ये एनिमल ब्रीडिंग का, इसको थोड़ा सा आप देखें जरा। देखिए सबसे पहली चीज बोला जा रहा है कि टू इंप्रूव ग्रोथ रेट, ताकि जो रेट है, अगर देखो सुपीरियर क्वालिटी की आएगी, मान लीजिए आपने ब्रीडिंग किया, एनिमल ब्रीडिंग, और उससे आपको एक नई सुपीरियर क्वालिटी की नई जनरेशन मिली,
तो उसके अंदर क्या होगा, अपने पेरेंट्स के मुकाबले उसके अंदर ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा फास्ट होगी और ज्यादा अच्छी होगी। तो एनिमल ब्रीडिंग का एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ग्रोथ रेट बढ़ाना जो भी नई जनरेशन है उनमें, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्शन। अब वो किसी भी रिस्पेक्ट में आप बोलिए, चाहे वो लाइव स्टॉक का बढ़ना, खुद का एनिमल्स का अमाउंट बढ़ना, साथ में प्रोडक्शन बढ़ाना। लाइक अगर कोई ऐसा है जो हाइब्रिड आया हुआ है नई जनरेशन में और वो जो है काफी ज्यादा ग्रोथ रेट उसका हाई है, तो कंफर्मली मैं बोलूं उसके अंदर जो भी कोई कंटेंट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लाइक मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लीजिए एनिमल्स में, उसके अलावा एग का प्रोडक्शन हो रहा है एनिमल्स के अंदर, एग का प्रोडक्शन मान लीजिए हो रहा है, तो आप चाहे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस और इंक्रीज कंटेंट ऑफ मीट इन एनिमल्स। सब कुछ जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं अपने पेरेंट्स के मुकाबले ब्रीडिंग के बाद सुपीरियर क्वालिटी वाले बेटर ही प्रोड्यूस करेंगे। ये आप थर्डली बोल देते हैं इसके अंदर सिंपली प्रोसीजर। उसके बाद क्या है, इंप्रूव्ड डिजायरेबल क्वालिटीज। अब आप समझिएगा डिजायरेबल क्वालिटीज किस बेस पर बोला जा रहा है। इंप्रूव करना मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के अंदर एक फीचर है कि उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो जो है किसी पर्टिकुलर पैथोजन से इन्फेक्शन नहीं होता, या फिर आप बोल रहे हो उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कंटेंट लाइक एग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जो भी उसकी डिजायरेबल क्वालिटी है, जो भी आप चाहते हैं वो आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना या आप बोल दें उसको बेटर बनाना। जैसे आप एनिमल ब्रीडिंग में अगर बफेलोज और काउस की करेंगे तो आप मेनली किस लिए करेंगे, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क होना एक ऑप्टिमम अमाउंट में, ये एक डिजायरेबल क्वालिटी होगी उस ब्रीड की। तो उस डिजायरेबल क्वालिटी को इम्प्रूव करना और बेटर बनाना, ये एनिमल ब्रीडिंग में परफॉर्म किया जा रहा है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर आता है इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज, कि आप एनिमल ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं, कि अगर क्वालिटी सुपीरियर है, अगर कोई सुपीरियर क्वालिटी का एनिमल है, बेटर एनिमल है, उसकी इम्यूनिटी वगैरह बेटर होगी, और अगर इम्यूनिटी वगैरह बेटर है तो आपको पता है रेजिस्टेंस डिजीज से भी अच्छा होगा। तो क्या है, बेस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होगी, बेटर होगी। जो भी एक नई ब्रीड आएगी, ठीक है, आप नई ब्रीड में क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस होगी डिजीज वगैरह से लड़ने की ज्यादा, तो उसको भी इम्प्रूव करना ताकि जो भी एनिमल्स है उनको कोई उनकी डेथ ना हो ज्यादा, जिससे उनका प्रोडक्शन और उनका नंबर मेंटेन रहे। इसलिए ये थर्ड आप ये बोल रहे हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिफ्थ में देखें आप लिखा हुआ है इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, आप रेजिस्टेंस रखेंगे, एनिमल जो आपने एनिमल ब्रीडिंग से ऑब्टेन किया है चाहेंगे कि उसके अंदर रेजिस्टेंस हो एनवायरमेंटल कंडीशन के खिलाफ। मींस ज़्यादा बोल दें आप एडवर्स कंडीशन आ जाए, गर्मी पड़ जाए बहुत ज़्यादा, बट बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, आप बोल दें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है एनवायरनमेंट की वजह से, लाइट ज़्यादा है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर के खिलाफ जैसा उसके पेरेंट ना कर पाते हों और वो उसकी वजह से मर जाते हों, तो वो एनवायरनमेंट में जो एडवर्स, एडवर्स मीन्स होता है एबनॉर्मल, जो भी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उस एनवायरनमेंट के लिए उनके अंदर रेजिस्टेंस आएगा और वो बेटर तरीके से एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर पाएंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है किसका, एनिमल ब्रीडिंग का। तो क्या है, इंप्रूव्ड ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, क्वालिटी इंक्रीज करना, डिजायरेबल रेजिस्टेंस रखना डिजीज से, और उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना। ये सारा ऑब्जेक्टिव या एम है किसका, एनिमल ब्रीडिंग का, कि हम एनिमल ब्रीडिंग क्यों। तो अभी लास्ट में हमने पढ़ा डेयरी फार्मिंग, उसके कुछ फीचर्स। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं हम, पोल्ट्री फार्मिंग की बात हो रही है। पोल्ट्री फार्मिंग की स्पेशलिटी क्या है या इसकी कंडीशन क्या है। पहली बात, पोल्ट्री वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये पोल्ट्री वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपली याद रखेंगे पोल्ट्री क्या है, ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई आप प्लेस बोल रहे हैं जहाँ पर आप बर्ड्स को मेनली स्टोर कर रहे हैं या उनको रख रहे हैं, उनकी रेयरिंग कर रहे हैं फूड के लिए और उनके एग के लिए। तो क्या है, पोल्ट्री इज द क्लास
डोमेस्टिकेटेड, क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, यहाँ फाउल का मतलब बर्ड से है। डोमेस्टिकेटेड मतलब जिसको आप पाल सकते हैं। डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज्ड फॉर फूड, मीट वगैरह के लिए, एंड एग्स, मेनली एग्स वगैरह के लिए। तो इसमें आप सारे यूज करते हैं। और आपको पता है इन बर्ड्स में आप काफ़ी एग्जाम्पल, हैन वगैरह हो गया, गीज वगैरह, स्वान वगैरह होते हैं। तो ये सारे इसके अंदर क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है आप बोलेंगे पूरी तरह से इनको इस तरह से फार्मिंग की जाती है इनकी। तो मेनली किस लिए, फूड के लिए, फूड इन द फॉर्म ऑफ मीट एंड एग्स के लिए, इनके लिए इनका फार्मिंग की जाती है। बाकी देखो इसमें पोल्ट्री फार्मिंग में वही कंडीशन है कि पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह में भी बिल्कुल प्रॉपर आप देखें कि ऐसा होना चाहिए कि सिलेक्शन किया जाएगा किसका, डिजीज फ्री और सुटेबल ब्रीड का। अभी पढ़ा हमने डेयरी फार्मिंग में कि डिजीज फ्री होना चाहिए, सुटेबल ब्रीड, जिससे उसकी प्रोडक्शन वगैरह, उसकी एक प्रोडक्शन और उसका अपना खुद का डेवलपमेंट मीट प्रोडक्शन के लिए बेटर होगा। उसके बाद जहाँ पे फार्म है वो सेफ कंडीशन में होना चाहिए। सेफ मीन्स वहाँ पे ऐसा ना हो कि उनको बर्ड्स को डैमेज वैमेज होने के लिए कोई चांसेस हो, कोई और कंडीशंस हो एनवायरमेंटल कोई सी। उसके बाद जो है प्रॉपर फीड एंड वाटर होना चाहिए, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, न्यूट्रिटिव फूड क्वांटिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, वाटर वगैरह की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उनके हाइजीन और हेल्थ का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, साफ सफाई का और हेल्थ का। आपको बता दूं बर्ड्स के रिस्पेक्ट में एज कंपेयर टू अगर आप बात करते हैं कैटल्स की, तो इनमें डिजीज वगैरह ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं कंपेयर टू कैटल्स के। तो इसीलिए प्रॉपर इनसे, या मैं बोल दूं कैटल से ज़्यादा इनको केयर देनी पड़ती है। वेंटिलेशन प्रॉपर, एसी वगैरह लगाए जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर जो है एरिया, रेगुलर साफ सफाई, उसकी प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए, और रेगुलर चेकअप्स वगैरह वेटनरी डॉक्टर्स के थ्रू बिल्कुल प्रॉपरली वैसे के वैसे ही। सेफ डिस्पोजल होना चाहिए इनके वेस्ट का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, फीकल मैटर का, ये सब कुछ। उसके बाद लास्ट में दिखाया तो ये सारा क्या है, वही बात है जो हमने पीछे पढ़ा अभी। फिर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं पोल्ट्री फार्म को मैनेज करने के लिए, इसके अंदर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में। तो ये आपका पोर्शन जो है ये आप बोल देंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का है। इससे पहले हमने जो भी एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा, उसके बाद मैनेजमेंट के टाइप पढ़े, उसके बाद डेयरी फार्मिंग, तो यहाँ तक ये आप बोल दें जो ये पूरा चैप्टर है स्ट्रेटजी टू एनहांस फूड, इसके बारे में यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इससे आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में अगर आया हो तो प्लीज़ प्रॉपरली शेयर करें, और उसके बाद जो है ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो। क्लियर? थैंक यू।